हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम का मॉड्यूल डी। तो इसका पहला जो चैप्टर है यूनिट 26 दैट इज़ ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। तो हम लोग इस वीडियो में इसको देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट क्या है? तो क्रेडिट प्लेज एन important role in driving the national economy. It provides leverage to an entrepreneur to undertake a project larger than what he could have undertake without availability of credit. मतलब बिना क्रेडिट के कोई पर्सन जो है उसके पास पैसे की कमी है, वो कोई अगर प्रोजेक्ट करना चाहता है तो वो कर नहीं पाता है, तो उसके लिए वो बैंक के पास जाता है। तो बैंक जो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो एक लार्जर प्रोजेक्ट जो है वो कर पाता है, तो वो हमारा क्रेडिट है। दिस रिजल्ट्स इन एक्सिलरेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सर्विसेज। इससे क्या होती है, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सर्विसेज जो है वो बढ़ती है। इट ऑल्सो इनेबल इंडिविजुअल्स टू फर्स्ट परचेज क्रिएट एसेट्स एंड रिपे द लोन फ्रॉम देयर फ्यूचर अर्निंग्स। ये इंडिविजुअल्स जो होते हैं, ये तो हम फ्रेंड्स हमारे कॉर्पोरेट लोन्स के बारे में हो गया। अब जो इंडिविजुअल्स हैं, तो क्रेडिट अगर उनको प्रोवाइड की जाए तो वो इससे कोई भी एसेट जो है वो परचेज कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, और इन फ्यूचर उससे जो उनकी अर्निंग होगी उससे वो उस लोन को रिपे कर सकते हैं। क्रेडिट ऑल्सो इनेबल्स ए कंज्यूमर टू स्पेंड मोर देन व्हाट ही वुड हैव अदरवाइज स्पेंड। उसकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा वो स्पेंड कर सकता है क्रेडिट की हेल्प से। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। प्राइवेट मनी लेंडर्स हैव ट्रेडिशनली प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। पहले क्या होता था, जो मनी लेंडर्स होते थे वो ट्रेडिशनली जो है वो क्रेडिट जो है इंडिया में देते थे या करते थे। फिर उसके बाद 1969 में जो है बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेटी सेक्टर बिकेम an integral part of the banking system as RBI ensured that a substantial portion of bank credit flows to this sector. उसके बाद प्राइवेटी सेक्टर बनाया गया फ्रेंड्स। आरबीआई ने इसको किया कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो अपने क्रेडिट का एक एग्जैक्ट पोर्शन जो है वो कम से कम प्राइवेटी सेक्टर को प्रोवाइड करे। तो वो फ्रेंड्स जब हम लोग प्राइवेटी सेक्टर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वो मैं आपको वहाँ पे डिटेल से उसको बताऊंगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट। प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट में मेनली जो है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे पहला दिया हुआ सेफ्टी ऑफ फंड। जैसे बैंक अगर किसी को फंड प्रोवाइड कर रही है तो वहाँ पे उसकी सेफ्टी होनी चाहिए। पर्पस, वो फंड जो बैंक क्रेडिट में प्रोवाइड कर रही है उसका क्या पर्पस है। प्रॉफिटेबिलिटी, इससे बैंक को क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। लिक्विडिटी, बैंक उसको कब लिक्विडेट कर सकता है, उसके लिक्विडिटी के क्या चांसेस हैं। सिक्योरिटी, जो क्रेडिट प्रोवाइड की गई है उसमें सिक्योरिटी की क्या वैल्यू है, वो अनसिक्योर्ड है या सिक्योर्ड है। और नेक्स्ट है रिस्क स्प्रेड। रिस्क स्प्रेड का मतलब होता है कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन और इंडस्ट्री में अगर बैंक लोन करती है तो किसी भी एक इंडस्ट्री या एक सेक्टर को अगर कोई परेशानी होती है या कोई प्रॉब्लम होता है, तो अगर वो फेल हो जाती है तो उसकी वजह से जो दूसरे इंडस्ट्री हैं उस पर कोई असर ना हो। तो इससे क्या होता है, बैंक का जो रिस्क है वो स्प्रेड होता है। अगर एक जगह रिस्क ज़्यादा होता है तो एक जगह रिस्क कम हो जाता है, तो इसी को हम लोग रिस्क स्प्रेड कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बोरोवर। टाइप्स ऑफ कितने तरह के बोरोवर्स होते हैं फ्रेंड्स। तो पहला है एन इंडिविजुअल। तो हर जो हमारा टाइप्स ऑफ बोरोवर है उसके लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट दिए हुए हैं। तो जैसे अगर किसी इंडिविजुअल का है तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू वो काम करेगा। नेक्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। तो सोल प्रोप्राइटरी फॉर्म जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा। पार्टनरशिप फॉर्म एंड ज्वाइंट वेंचर, ये पार्टनरशिप एक्ट के तहत काम करेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये कस्टमरी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा। कंपनीज जो है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक्ट्स क्रिएटेड बाय देम। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है वो उन्होंने जो एक्ट्स क्रिएट किया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। एंड ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम करेंगे। अब नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ क्रेडिट। टाइप्स ऑफ मतलब क्रेडिट कितने तरह के हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रेडिट्स में फ्रेंड एक जो सबसे पहला बेसिक होता है दैट इज फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। तो फंड बेस्ड जो होता है दैट इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक टू बोरोवर। और नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट में क्या होता है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मनी बट द कमिटमेंट बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट may result in future transfer of money to the beneficiary of such a commitment, जैसे कि बैंक गारंटी। फंड बेस्ड जो होता है वो इमीडिएट फंड ट्रांसफर होता है। जो फंड बेस्ड क्रेडिट होती है उसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी होती है फ्रॉम बैंक टू बोरोवर।
और नॉन फंड बेस्ड जो होती है वहाँ पे बैंक जो है कमिटमेंट या गारंटी देता है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट कि इन फ्यूचर अगर क्लाइंट फेल्यूर होता है तो बैंक विल रिपे ऑन दैट बिहाफ। तो इस तरीके का जो है ये जो है फ्यूचर में ये ट्रांसफर ऑफ मनी टू द बेनिफिशियरी में ये बदल सकता है, तो इसको हम लोग नॉन फंड बेस्ड कहते हैं। जैसे बैंक गारंटी हो गया, एलसी हो गया। अपार्ट फ्रॉम बैंक गारंटी द अदर फॉर्म ऑफ नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट आर लेटर ऑफ क्रेडिट, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये सारे फ्रेंड्स जो है नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट के एग्जाम्पल हैं। द फंड बेस्ड क्रेडिट कैन बी फर्दर डिवाइडेड। अभी ये हमने देख लिया फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड, फिर ये जो है बेस्ड ऑन पीरियड भी जो है क्रेडिट जो है वो डिवाइड होती है, जिसमें कि पहला हो गया शॉर्ट टर्म क्रेडिट और दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो गया जैसे हम लोग 1 साल के लिए कोई अगर लोन देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट में आ जाएगा, और मोर देन 1 ईयर जो हम लोग देंगे वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन पर्पस। क्रेडिट जो है पर्पस के ऊपर भी क्लासीफाई होती है, जैसे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, एक्सपोर्ट फाइनेंस, क्रॉप लोन, ईटीसी। बैंक ऑफन क्लासीफाई देयर क्रेडिट पोर्टफोलियो बेस्ड अपॉन टाइप्स ऑफ कस्टमर। टाइप्स ऑफ कस्टमर के ऊपर भी क्रेडिट जो है वो क्लासीफाई होती है, जैसे कॉर्पोरेट, जिसमें भी इंटरप्रेन्योर और बिजनेस रिटेल जो भी होंगे वो हमारे कॉर्पोरेट में आएंगे। रिटेल में हमारे जो हाउसिंग लोन बोरोवर, ऑटो लोन बोरोवर, एजुकेशन लोन बोरोवर, पर्सनल लोन बोरोवर, ये सारे हमारे रिटेल में आएंगे। एग्रीकल्चर में जितने भी हमारे क्रॉप लोन हैं, केसीसी हैं, एसएसजी हैं, जेएलजी हैं, ये सारे हमारे एग्रीकल्चर में आएंगे। डेयरी प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई दे रखा है, वीवर के लिए कुछ दे रखा है, पोल्ट्री है, फिशरी है, बी के लिए अगर देते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी एग्रीकल्चर में आएंगी। और इंटरनेशनल, जिसमें हमारे फॉरेक्स के जितने भी काम होंगे वो उसमें आएंगे। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, किसी भी अगर बड़े इंस्टीट्यूशन को अगर हम कोई क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में आएगा। फिर है आरबीआई गाइडलाइन। आरबीआई गाइडलाइन क्या कहता है फ्रेंड्स? आरबीआई गाइडलाइन में जो हमारा जो है द बैंक्स हैव टू रिपोर्ट देयर बिजनेस फॉर पब्लिक रिपोर्टिंग पर्पस बेस्ड ऑन द जोग्राफिकल सेगमेंट्स एज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। जोग्राफिकल सेगमेंट के बेस पे जो है वो क्रेडिट डिवाइड होगा, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो इसको यहाँ पे 4 सेगमेंट में डिवाइड किए करा है आरबीआई ने। पहला है ट्रेजरी, दूसरा है कॉर्पोरेट या होलसेल बैंकिंग, तीसरा है रिटेल बैंकिंग, चौथा है अदर बैंकिंग बिजनेस। तो ट्रेजरी क्या है? ट्रेजरी फॉर द पर्पस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग शुड इंक्लूड द इंटायर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ट्रेजरी से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक करेगी या उनको कोई भी अगर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी तो वो हमारा ट्रेजरी में कैटेगराइज होगा। नेक्स्ट है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में क्या है? फुलफिल द फॉलोइंग 4 क्राइटेरिया। तो 4 क्राइटेरिया में क्या है? ओरिएंटेशन क्राइटेरियन, प्रोडक्ट क्राइटेरियन, ग्रेनुलरी क्राइटेरियन एंड लो वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोजर। तो ये इंडिविजुअल एक्सपोजर ऑफ रिटेल एक्सपोजर के ऊपर इसको डिवाइड किया गया है फ्रेंड्स। तो देखिए ये कौन कौन सा है रिटेल बैंकिंग में। पहला है हमारा ओरिएंटेशन क्राइटेरियन। ओरिएंटेशन क्राइटेरियन में क्या होता है कि स्मॉल बिजनेस इज वन वेयर द टोटल एनुअल टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़। द टर्नओवर क्राइटेरियन विल बी linked to the average of the last 3 years in the case of existing entities and projected turnover in case of new entities। अगर किसी का टोटल एनुअल टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से कम है तो उसका जो टर्नओवर क्राइटेरियन हम लोग लेंगे वो उसके लास्ट 3 इयर्स के एवरेज के बेसिस पे लेंगे, अगर वो एग्जिस्टिंग इंटाइटी है तो। और अगर वो कोई न्यू इंटाइटी है तो हम लोग प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड से उसका एलिजिबिलिटी निकालेंगे। तो ये फ्रेंड्स हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे कि प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड क्या है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट क्राइटेरियन। प्रोडक्ट क्राइटेरियन में जो है द एक्सपोजर टेकन द फॉर्म ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी फॉर्म में हम लोग लेते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये रिवॉल्विंग क्रेडिट हो सकती है या लाइन ऑफ क्रेडिट हो सकती है या टर्म लोन हो सकती है, लीज हो सकती है, स्मॉल बिजनेस के लिए दे सकते हैं। तो ये सारा जो है ये हमारा प्रोडक्ट क्राइटेरियन हो गया। मतलब प्रोडक्ट के बेसिस पे अगर जो हम लोग क्राइटेरिया करेंगे डिसाइड करेंगे वो हमारा प्रोडक्ट क्राइटेरियन। नेक्स्ट है ग्रैनुलैरिटी क्राइटेरियन। नो एग्रीगेट एक्सपोजर टू वन काउंटर पार्ट शुड एक्सेस 0.2% ऑफ द ओवरऑल रिटेल पोर्टफोलियो। जो एग्रीगेट एक्सपोजर है किसी भी एक रिटेल पोर्टफोलियो का वो 0.2% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एग्रीगेट एक्सपोजर का मतलब होता है फ्रेंड्स मीन्स ग्रॉस अमाउंट of all form of debt exposure that individually satisfy the 3 other criteria। मतलब अदर 3 क्राइटेरिया जो है उसमें टोटल लोन अगर उसने ले रखा है तो वो सबको मिला के उसका 0.2% ऑफ
ओवरऑल रिटेल पोर्टफोलियो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसी को हम लोग एग्रीगेट एक्सपोजर कहते हैं। नेक्स्ट है लो वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोजर। द मैक्सिमम एग्रीगेट रिटेल एक्सपोजर टू वन काउंटर पार्ट शुड नॉट एक्सीड द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 5 करोड़। मतलब बिलो 5 करोड़ जो भी हमारा एक्सपोजर होगा दैट इज लो वैल्यू इंडिविजुअल एक्सपोजर। फिर है कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग। कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग जैसे हमने अगर ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडीज को अगर रिटेल बैंकिंग के अंडर लोन दे रखा है तो उसको हम लोग होलसेल बैंकिंग या कॉर्पोरेट बैंकिंग कहेंगे। फिर है अदर बैंकिंग बिजनेस। अदर बैंकिंग बिजनेस में जो है फ्रेंड्स मेनली यहाँ पे जो पारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ है वो हमारा अदर बैंकिंग बिजनेस में आता है। पारा बैंकिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है कि जैसे अगर बैंक जो है वो शेयर परचेज या सेल में अगर डीलिंग कर रही है या पेंशन फंड्स रेगुलेटरी की तरह काम कर रही है तो वो सारा जो है वो हमारा पारा बैंकिंग एक्टिविटीज़ में आता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट मैनेजमेंट के कंपोनेंट क्या क्या हैं? तो फ्रेंड्स जब भी अगर कोई बैंक जो है उसकी लोन पॉलिसी हर बैंक की होती है तो उसमें मेनली क्या चीज़ें देखी जाती हैं। पहली जो गाइडलाइन होती है दैट इज एक्सपोजर लिमिट्स फॉर सिंगल बोरोवर्स एंड ग्रुप्स। मतलब किसी भी बोरोवर को एज अ ग्रुप या एज अ इंडिविजुअली आप उसको जो ओवरऑल लिमिट जो एग्रीगेट लिमिट जो प्रोवाइड करते हैं उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए। फिर है एक्सपोजर लिमिट फॉर इंडिविजुअल सेक्टर। अब इंडिविजुअल सेक्टर में अगर किसी में आप लोन दे रहे हैं तो उसमें भी एक एक्सपोजर लिमिट होनी चाहिए कि मैक्सिमम आप कितना दे सकते हैं। तो ये सेक्टर जैसे हो गया रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट, स्टील, सीमेंट, सॉफ्टवेयर, ईटीसी। द लोन पॉलिसी ऑल्सो कवर्स द थ्रस्ट एरिया, लो प्रायोरिटी एरियाज, ईटीसी। अदर जो थ्रस्ट एरियाज होती है उस पर भी हमारी लोन पॉलिसी जो है वो डिपेंड करती है। फिर है डिस्क्रिशनरी पावर एट वेरियस लेवल फॉर सैंक्शनिंग ऑफ क्रेडिट प्रपोजल। अब डिस्क्रिशनरी पावर वो होता है फ्रेंड जिसको हम लोग डेलीगेशन पावर भी कहते हैं बैंकों में, कि हर एक जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं या सीनियर्स होते हैं तो एक क्रेडिट की लिमिट होती है कि वो इतने अमाउंट तक जो है लोन सैंक्शन कर सकते हैं। तो वो भी अलग अलग लेवल पे जो क्रेडिट प्रपोजल को हम लोग सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होते हैं वो अलग अलग डिस्क्रिशनरी पावर के लिए अलग अलग लोग होते हैं। Normally, the policy also lays down the power of various authorities for allowing overdrawing or ad hoc limits। और इसमें ओवर ड्राइंग और एडहॉक लिमिट्स के लिए भी अलग डिस्क्रिशनरी पावर होती है अलग अलग अथॉरिटीज़ के लिए। फ्रेंड्स ओवर ड्राइंग और एडहॉक लिमिट्स होती है जैसे किसी बोरोवर को अचानक से एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत होती है तो उसको एडहॉक लिमिट्स 1 या 2 दिन के लिए या मैक्सिमम 7 डेज के लिए प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो एडहॉक लिमिट्स हो गया। और ओवर ड्राइंग होती है कि जहाँ पे उनकी लिमिट जितनी है उससे ज़्यादा वो विड्रॉ कर रहे हैं तो उसको ओवर ड्राइंग्स कहते हैं। तो ये भी कुछ दिनों के लिए जो सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़ होते हैं उनको पावर होती है अलाउ करने की। नेक्स्ट जो है दैट इज अप्रेजल। बिफोर ए लेंडर एग्रीज टू गिव हिज मनी टू ए बोरोवर एज पर हिज प्रपोजल अ फ्यू क्वेश्चन अराइजेज इन हिज माइंड। नॉर्मली दीज क्वेश्चन आर एज फॉलोज। और फ्रेंड्स जब भी हम कोई लोन सैंक्शन करते हैं तो सैंक्शन करने के पहले उसको हमें अप्रेज करने की जरूरत होती है। तो अप्रेज करने का मतलब होता है कि हम लोग वहाँ पे बोरोवर की एलिजिबिलिटी, उसकी क्या कैपेसिटी है रिपेमेंट की, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग उसमें देखते हैं। तो ये वही यहाँ पे दे रहा है कि जो ए पॉइंट है वो हमारा कह रहा है कि इज द बोरोवर ट्रस्ट वर्दी। मतलब बोरोवर कितना ट्रस्ट वर्दी है, वो जो मनी हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे वो उसको रिपे करेगा या नहीं करेगा वो हम लोग देखते हैं। व्हाट ही इज गोइंग टू डू विथ माई मनी। बैंक ने जो उसको लोन प्रोवाइड किया है वो उस पैसे से लेकर के वो क्या करने वाला है। इज द प्रोजेक्ट एक्टिविटी वेयर ही इज गोइंग टू पुट हिज दिस मनी वाइबल, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व। उसने जो प्रोजेक्ट के लिए पैसे लिए हैं बैंक से वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है और वहाँ पे कितना रिस्क इन्वॉल्व है ये भी देखा जाता है, जिसको कि हम लोग जब हम लोग रिस्क रेटिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग रिस्क को कैलकुलेट करते हैं कि इसको अगर हम पर्सन को लोन दे रहे हैं तो वहाँ पे कितना रिस्क इन्वॉल्व है। शुड आई गिव हिम द अमाउंट ही हैज़ आस्क्ड फॉर ए डिफरेंट अमाउंट। अब वो जितना मांग रहा है हमें क्या उसको उतना ही देना है या हमें एज पर उसकी एलिजिबिलिटी और हमारा जो लेंडिंग नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो एलिजिबिलिटी आती है उतने अमाउंट उसको सैंक्शन करना है। व्हाट शुड बी द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, इंटरेस्ट रेट, ईटीसी। उसकी कितने दिन के लिए हम लोग उसको रीपेमेंट टर्म्स दे सकते हैं, उसके लिए क्या हम लोग इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारे पार्ट जो हैं वो अप्रेजल पोर्शन में आते हैं। अभी यहाँ पे और भी दे रहा है कि व्हाट कोवेनेंट शुड बी प्रिस्क्राइब टू हैव इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटी इन विच मनी इज इन्वेस्टेड। वहाँ पे क्या क्या कोवेनेंट जो हैं वो प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए मॉनिटरिंग के लिए, जो भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी के लिए हम लोग पैसे दे रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं।
शुड आई टेक एनी कोलेटरल सिक्योरिटी और पर्सनल गारंटी, क्या हमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी या पर्सनल गारंटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। हाउ शुड चार्ज बी क्रिएटेड ओवर प्राइमरी कोलेटरल सिक्योरिटी, व्हाट डॉक्यूमेंट शुड बी टेकन टू इन्फोर्समेंट माई क्लेम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ डिफॉल्ट। हमें क्या प्राइमरी और कोलेटरल सिक्योरिटी लेना है, हमें उस पर चार्ज कैसे क्रिएट करना है, और हमें क्या डॉक्यूमेंट लेनी है ताकि इन फ्यूचर अगर कोर्ट में इन्फोर्स करने की जरूरत पड़े इन केस ऑफ डिफॉल्ट तो हम लोग उस डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है फ्रेंड वो हमारे अप्रेजल पार्ट में आती हैं। नेक्स्ट है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि दिस रिलेट्स टू लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड क्रिएशन ऑफ चार्जेस ओवर सिक्योरिटी। मतलब हम लोग क्या डॉक्यूमेंटेशन ले रहे हैं लोन देने के पहले और हम लोग सिक्योरिटी के ऊपर अपना चार्ज कैसे क्रिएट कर रहे हैं। दिस ऑल्सो कवर्स द मेथड ऑफ डिलीवरी लाइक लोन और कैश क्रेडिट इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट्स एंड प्रोसीड्योर फॉर डिसबर्सल ऑफ ए टर्म लोन। और हम लोग जो लोन ओपन करते हैं और मनी डिसबर्स करते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो डिलीवरी में आती हैं, यानी डिसबर्सल, डॉक्यूमेंटेशन एंड चार्ज क्रिएशन, ये तीन चीज़ें जो है वो डिलीवरी पार्ट में आती हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स जब बैंक ने लोन दे दिया तो उसके बाद जो पोस्ट सैंक्शन जो हमारा है कंट्रोल और मॉनिटरिंग की बोरोवर ने जिस पर्पस के लिए फंड लिया है वो उसी पर्पस के लिए फंड यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर कहीं वो डाइवर्सन ऑफ फंड तो नहीं कर रहा है, या फिर वो कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें मॉनिटर करनी होती हैं। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी। रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी में होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई बोरोवर जो है वो उसको रिपे करने की कैपेसिटी नहीं है या कुछ प्रॉब्लम हो गई उसके इंडस्ट्री में, उसके जिस काम के लिए उसने पैसे लिए हैं, तो वहाँ पे क्या है हम लोग उसको कुछ रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, और कुछ दिनों के लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं की जाती है ताकि वो उसका जो बिजनेस में लॉस हुआ है या जिस वजह से भी वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है तो उस फिनेंशियल असिस्टेंस से वो अपने बिजनेस को दोबारा रीस्टार्ट कर सके, तो उसको हम लोग रिहैबिलिटेशन कहते हैं। और रिकवरी में हो गया कि अगर बोरोवर जो है वो रीपे नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको रिमाइंडर देके या जो भी करके या हमारा जो रिकवरी जो भी प्रोसीड्यूर है उसको फॉलोअप करके हम लोग अगर लोन की रिकवरी कर रहे हैं तो वो हमारा रिकवरी पोर्शन में आता है। यहाँ पे देखिए कुछ वेल नोन रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक एसएसआई यूनिट दिए गए हैं, जैसे कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है उसको करके हम लोग सिक एसएसआई यूनिट को रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स अभी हम लोग के बैंक में देखने को मिलेंगे आपको। अभी एमएसएमई के लिए भी काफ़ी सारा आप देखेंगे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा है। तो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स वही होता है फ्रेंड्स कि हम लोग कुछ और फिनेंशियल असिस्टेंस जो है उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि बोरोवर जो है उसकी मदद से उसका जो कारोबार में जो नुकसान हो रहा है उसको कवर अप करके वो अपने बिजनेस को फिर से वापस उसी तरह एक्सटेंड कर सके, चला सके। नेक्स्ट है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। क्रेडिट रिस्क इज अ मेजर रिस्क फोर्स बाय द बैंक एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सुटेबल पॉलिसीज आर पुट इन प्लेस टू आइडेंटिफाई, मेजर एंड कंट्रोल दिस रिस्क विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स। क्रेडिट रिस्क भी जो है फ्रेंड्स वो बैंकों में काफ़ी है, तो उसके लिए सूटेबल पॉलिसीज जो है वो बैंक को बनानी चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना, रिस्क को उसको मेजर करना और उसके बाद उसको कंट्रोल करना। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हम लोग जब बीएफएम में क्रेडिट रिस्क पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको इनलार्ज में कि क्रेडिट रिस्क कैसे राइज होता है, कैसे मेजर होता है, कैसे आइडेंटिफाई होता है, कैसे कंट्रोल होता है। तो अभी यहाँ पे ये शॉर्ट में ही दिया है। नेक्स्ट जो है दैट इज रीफिनेंस। रीफिनेंस क्या है? रीफिनेंस फ्रॉम नाबार्ड, सिडबी, आरबीआई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेज। तो जो नाबार्ड और सिडबी और आरबीआई जो होती है प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेज में कुछ रीफिनेंस जो है वो अवेलेबल कराती है, तो वो हमारा रीफिनेंस के अंदर आता है। हाउएवर इवन इफ अ बैंक अवेल्स ऑफ रीफिनेंस फॉर एलिजिबल एडवांसेज द रिस्क रिमेन्स विद द बैंक। बैंक जो है रीफिनेंस जो एलिजिबल एडवांसेस होती है उसमें जो लेती है नाबार्ड से और सिडबी से या आरबीआई से कोई भी अगर हेल्प लेती है तो वहाँ पे जो रिस्क होता है वो बैंकों के साथ ही होता है। Therefore, this aspect does not affect bank's decision on a credit proposal। और ये जो है बैंक के क्रेडिट प्रपोजल का जो डिसीजन है उसको अफेक्ट नहीं करता है। अब ये रोल ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस इन बैंक्स क्रेडिट मैनेजमेंट। आरबीआई गाइडलाइन का बैंक क्रेडिट मैनेजमेंट में क्या रोल है? तो पहला जो है फ्रेंड्स दैट इज एंड यूज ऑफ फंड्स। तो बैंक को ये इंश्योर करना होता है कि हमने जिस पर्पस के लिए फंड दिया है
जो बोरोवर है वो उसी पर्पस के लिए वो फंड यूटिलाइज कर रहा है, कहीं वो डाइवर्सन ऑफ फंड तो नहीं कर रहा है, कहीं साइफोनिंग ऑफ फंड तो नहीं है, वो पूरा पैसा निकाल के कहीं और भेज दे रहा है, या फिर जैसे बोरोवर ने हाउसिंग लोन लिया है तो वो हाउस परचेज या कंस्ट्रक्शन के पर्पस से लिया है, लेकिन वो पैसे अगर वो किसी और पर्पस में इन्वेस्ट कर दे, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, तो उसको हम लोग डाइवर्सन ऑफ फंड कहते हैं। तो वहां पे जो क्या है वो एंड यूज ऑफ फंड जो है यूटिलाइज नहीं हो रही है। देयर शुड बी नो डाइवर्सन ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी एंड एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट। जैसे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस अगर किसी कंपनी को दिया गया है तो ये तो उसको स्टॉक परचेज करने के लिए दिया गया है ना, उसको वो फिक्स्ड एसेट क्रिएशन में या किसी भी कंपनी या सब्सिडरी में इन्वेस्ट करके या कोई शेयर परचेज करके या डिवेंचर या म्यूचुअल फंड परचेज करके या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो ये भी एक तरह का डाइवर्सन ऑफ फंड है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स प्रायोरिटी सेक्टर। तो ये फ्रेंड्स बुक में जो है ये काफ़ी ओल्ड दिया हुआ है, ये मैं आपको लेटेस्ट सर्कुलर जो आया है प्रायोरिटी सेक्टर का आरबीआई का, तो मैं उसके ऊपर आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें हम लोग सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये टॉपिक जो है मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। और नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक दिया हुआ है दैट इज एमएसएमई क्लासिफिकेशन, ये भी अभी चेंज हो गया है फ्रेंड्स रिसेंटली। तो हम लोग एमएसएमई क्लासिफिकेशन और प्रायोरिटी सेक्टर हमारे जो एक वीडियो में आपको सेपरेटली प्रोवाइड करूँगी तो उसमें हम लोग देखेंगे। अभी नेक्स्ट जो है दैट इज क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स। क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स होता है फ्रेंड्स कि कोई भी जो बैंक है वो अपने कैपिटल का कितना परसेंट जो है किसी सेक्टर में या किसी इंडिविजुअल को या कोई बोरोवर को वो इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये यहाँ पे काफ़ी मिक्सअप करके दिया हुआ है, इसको मैंने एक टेबल के फॉर्म में बना लिया है फ्रेंड, जिससे आपको ये हमेशा अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो ये देखिए इसमें जो है सेगमेंट है, ये जनरल सीलिंग है, इंडिविजुअल और ग्रुप, दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं और ग्रुप होते हैं। तो जनरल सीलिंग जो होती है उसमें हम लोग 15% ऑफ कैपिटल फंड जो है वो बैंक इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर सकती है और 40% ऑफ कैपिटल फंड जो है वो ग्रुप में प्रोवाइड कर सकती है। अभी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है तो वहाँ पे इंडिविजुअल को अगर हम लोग लोन दे रहे हैं तो 20% होगा, और अगर ग्रुप बोरोइंग एक्सपोजर है तो वहाँ पे 50% होगा। उसी तरह अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनी को दे रहे हैं तो इंडिविजुअल सेक्टर में ये 25% है, ग्रुप एक्सपोजर में इसका कोई वो नहीं है। अगर बैंक कोई एडिशनल डिस्क्रिप्शन दे रहा है बोर्ड अप्रूवल के तहत तो वो ये सारे केसेस में जो है 5% तक एक्स्ट्रा दे सकता है, और ग्रुप में भी 5% एक्स्ट्रा दे सकता है। जैसे यहाँ पे अगर 15% है तो यहाँ 15 + 5 20% दे देगा, यहाँ 20 + 5 25, और यहाँ 25 + 5 30% तक एक्सपोजर दिया जा सकता है, बट इट रिक्वायर्स बोर्ड अप्रूवल। नेक्स्ट है एनबीएफसी। एनबीएफसी में क्या है 10% जो है नॉर्मल होगा, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो दे रहा है तो 15% इंडिविजुअल के लिए देगा। ग्रुप बोरोइंग एक्सपोजर एनबीएफसी नहीं कर सकती है। एनबीएफसी एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को लोन दे रही है तो वो इंडिविजुअल में 15% देगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सेगमेंट में अगर दे रही है तो 20% तक दे सकती है। तो ये फ्रेंड्स ये चार्ट को आप अच्छे से बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब कुछ लोन जो है वो बैंकों के क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स में जो है उसको एग्जेम्पशन दिया गया है। तो उसमें हमारा जो एग्जेम्प्टेड लोन्स है दैट इज एग्जिस्टिंग एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज टू वीक सिक यूनिट अंडर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड लोन्स, और नेक्स्ट है फूड क्रेडिट, लोन अगेंस्ट बैंक्स ओन डिपॉजिट, एक्सपोजर एज्यूम टू नाबार्ड। ये सारे लोन जो है वो एग्जेम्प्टेड लोन्स है, ये क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स में नहीं आते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज फर्दर द बिल्स नेगोशिएटेड अंडर एलसी ऑफ अदर बैंक्स आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड इफ द नेगोशिएशन इज नॉट अंडर रिजर्व्ड। बिल्स नेगोशिएटेड अंडर एलसी जो होता है अदर बैंक्स का, जो कि एक्सक्लूडेड है अगर उसका नेगोशिएशन जो है वो रिजर्व अंडर रिजर्व नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो एग्जेम्प्टेड हैं। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा इंटरेस्ट रेट ऑन लेंडिंग। इंटरेस्ट रेट ऑन लेंडिंग क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले जो था फ्रेंड्स बीपीएलआर सिस्टम होती थी बैंकों में लोन देने के लिए, बेस प्राइम लेंडिंग रेट। तो ये 18 अक्टूबर 1904 को शुरू हुई थी, उसके बाद ये आगे चल के बेस रेट में कन्वर्ट हुई 1 जुलाई 2010 को। फिर हमारा कंसेप्ट आया एमसीएलआर का 1 अप्रैल 2016 को, और अभी फ्रेंड्स रिसेंटली जो है 1 अक्टूबर 2019 से हमारा बीआरएलएलआर
1/10/19 से जो है हमारा BRLLR का कंसेप्ट शुरू हुआ है, जो कि रेपो रेट से लिंक्ड होता है। तो चलिए देखते हैं ये सारे क्या हैं। तो जो हमारे बेस प्राइम लेंडिंग रेट होते थे, तो वहाँ पे जो फॉर क्रेडिट लिमिट्स अप टू ₹2 लाख बैंक शुड चार्ज इंटरेस्ट नॉट एक्सीडिंग देयर BPLR। 2 लाख तक जो है बैंक BPLR से जो है ज़्यादा चार्ज नहीं करती थी, BPLR के नीचे ही करती थी। और 2 लाख के ऊपर जो भी लेंडिंग होते थे बैंक के, तो बैंक को वहाँ फ्रीडम होती थी लेंडिंग रेट को फिक्स करने की। वो BPLR से नीचे भी दे सकते थे, BPLR से ज़्यादा भी दे सकते थे। फिर जब MCLR स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स, तो MCLR पहले बेस रेट आया, बेस रेट ने BPLR को चेंज किया। फिर MCLR आया, उसने जो हमारा बेस रेट सिस्टम था उसको चेंज किया। 1 जुलाई 2010 को आपका बेस रेट इफेक्टिव था, और 1 जुलाई 2000 बेस रेट रिप्लेस द BPLR सिस्टम विद इफेक्ट फ्रॉम, देखिए यहाँ पे दे रहा है कि बेस रेट जो है BPLR सिस्टम को रिप्लेस करता है 1 जुलाई 2010 को। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे बेस रेट के बारे में। ये एक्चुअली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं इसको। तो इसमें जो बेस रेट सिस्टम जो आया था, उसमें क्या था कि बैंक में डिटरमाइन देयर एक्चुअल लेंडिंग रेट, बैंक अपने एक्चुअल लेंडिंग रेट को डिटरमाइन कर सकते थे। बैंक्स आर परमिटेड टू चेंज द बेंचमार्क्स एंड मेथोडोलॉजी एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल 6 मंथ्स। बैंक जो अपने बेंचमार्क मेथोडोलॉजी को चेंज कर सकते थे, उनको ये फ्रीडम होती थी। फिर रेट चार्ज में भी ट्रांसपेरेंट एंड कंसिस्टेंट, रेट जो होता था वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फिर यहाँ पे दे रहा है कि कुछ लोन होते थे फ्रेंड जो कि बेस रेट के अकॉर्डिंग वो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है। अभी भी आज भी जब BRLLR जब हो गया है, तो भी अभी बहुत सारे लोन हैं जिसपे कि बेस रेट या MCLR एप्लीकेबल नहीं है या BRLLR एप्लीकेबल नहीं है। तो वो लोन कौन कौन से हैं? पहला है हमारा DRI एडवांस, दूसरा है लोन्स टू बैंक्स ओन एम्प्लॉयज, लोन्स जैसे हम लोग स्टाफ हाउसिंग लोन, स्टाफ व्हीकल लोन, स्टाफ PL लोन जो भी है, उस पर जो है बेस रेट या MCLR या BRLLR से लिंक्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, वो हमारा सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट है लोन्स टू बैंक्स डिपॉजिटर्स अगेंस्ट देयर ओन डिपॉजिट्स, बैंक के FD के ऊपर जो लोन होता है उसका भी बेस रेट या MCLR से कोई लिंक नहीं होता है। वो हमारा जो FD का रेट होता है, कोई बैंक उसके ऊपर +1% एक्सेस रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, कोई बैंक +2% लेती है। तो ये 3 लोन जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं इस सेक्शन में। नेक्स्ट है द बेस रेट कुड ऑल्सो सर्व्स द रेफरेंस बेंचमार्क रेट फॉर फ्लोटिंग रेट लोन प्रोडक्ट्स, बेस रेट जो है फ्लोटिंग रेट के लिए भी एप्लीकेबल होता है। फिर है लोन्स अप टू 2 लाख स्टैंड्स विदड्रॉन, जो कि BPLR में जो सीलिंग रेट था अप टू 2 लाख जो है BPLR के नीचे ही रेट चार्ज होता था, उसको हटा लिया गया जब बेस रेट का कंसेप्ट आया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल सेपरेटली अनाउंसेस द स्टिपुलेशन फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए अलग से जो है वो नॉर्म्स अनाउंस करता है RBI। फिर है रिव्यू द बेस रेट एटलीस्ट वंस इन ए क्वार्टर, बैंकों को अपना जो बेस रेट होता है वो वंस इन अ क्वार्टर रिव्यू करना होता है विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड और अल्को कमेटी। अल्को कमेटी होती है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये हेड ऑफिस में होती है फ्रेंड्स। ये जो है वो फिक्स डिपॉजिट और डिपॉजिट जितने भी डिपॉजिट होते हैं और हमारे क्रेडिट होते हैं उसके ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होना चाहिए, ये लोग उसको डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है द बेस रेट सिस्टम would be applicable for all new loans and for those old loans that come up for renewal। बेस रेट जो है सारे नए लोन और जो लोन रिन्यूअल के लिए आते हैं उन पे एप्लीकेबल होता है। बैंक में अनाउंस देयर बेस रेट आफ्टर सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव अल्को और बोर्ड्स, बैंक जो है उसको जब तक एल्को कमेटी या बोर्ड का अप्रूवल अगर उसको नहीं मिलता है तब तक वो अपने जो उसके बेस रेट्स हैं उसको अनाउंस नहीं कर सकती है। अभी नेक्स्ट है फ्रेंड पीरियोडिसिटी ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट ऑफ एडवांस, एडवांसेस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसका पीरियोडिसिटी क्या होना चाहिए। तो नॉर्मली ये जो है फ्रेंड्स वो मंथली रेस्ट पे चार्ज होता है, लेकिन कुछ लोन्स में ये मंथली एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे एग्रीकल्चर एडवांसेस। एग्रीकल्चर एडवांसेस में क्या होता है कि ये क्रॉप सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये हाफ ईयरली चार्ज होता है। जैसे बैंक शुड चार्ज इंटरेस्ट ऑन एग्रीकल्चर एडवांस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एट एनुअल रेट्स, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो उस पर एनुअल रेट एप्लीकेबल होगा, और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो वो उस पर हाफ ईयरली एप्लीकेबल होगा। अभी नेक्स्ट है फिक्स्ड
और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन्स। बैंक्स जो है वो कुछ लोन पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करती है और कुछ लोन्स पे जो है फ्लोटिंग करती है। तो ये जो है बैंकों को फ्रीडम है कि वो जिस लोन पे फिक्स करना चाहती है वो फिक्स कर सकती है, और ये भी जो है वो उनके एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट गाइडलाइन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है पिनल इंटरेस्ट रेट। पिनल इंटरेस्ट रेट क्या है फ्रेंड, 10 अक्टूबर 2000 के बाद बैंकों में पिनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया, जहां पे कि जो हमारा 25,000 तक का जो लोन होता है जो कि प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज होता है, उस पे बैंक कोई पेनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है, लेकिन उससे अधिक के लोन्स पे बैंक पेनल इंटरेस्ट चार्ज करती है। और पेनल इंटरेस्ट कब चार्ज होगा, जब बोरोवर जो है दैट विल डिफॉल्ट इन रीपेमेंट और नॉन सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर बोरोवर जो है उसके स्टॉक स्टेटमेंट या उसके जो भी एनुअल स्टेटमेंट है वो अगर सबमिट नहीं करता है और अगर वो डिफॉल्ट करता है रीपे करने में, तो उसके ऊपर उसको पिनल इंटरेस्ट चार्ज होता है। अभी नॉर्मली जो पिनल इंटरेस्ट है फ्रेंड्स बैंकों में वो 2% तक है, तो वो पिनल इंटरेस्ट जो है वो केस ऑफ डिफॉल्ट में या नॉन सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में लगाया जाता है। नेक्स्ट है कोलैटरल सिक्योरिटी। अभी जो है फ्रेंड्स कुछ लोन्स में हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटी भी ऑब्टेन करते हैं। नॉर्मली जो हमारा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस होता है उसमें हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटी लेते हैं। तो अभी जो है एमएसएमई एक्ट के तहत हमारा जो 10 लाख तक जो लोन है उसमें कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी लेने का प्रावधान नहीं है, और ये 25 लाख तक भी हो सकता है अगर बोरोवर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके लिए जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनके अप्रूवल लगते हैं। और अगर लोन जो है वो सीजीटीएमएसई कवरेज में अगर दिया हुआ है तो वहां पे 2 लाख या 2 करोड़ तक के लोन में कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट है मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। फ्रेंड्स मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी जो है वो आरबीआई इशू करता है, और आरबीआई जो है वो बिगनिंग ऑफ फिनेंशियल ईयर में मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है, जो कि क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है। और क्रेडिट पॉलिसी जो है वो ट्वाइस ए ईयर मतलब 2 साल में एक बार वो किया जाता है। तो बैंक जो है दे एडजस्ट देयर लोन पॉलिसी एंड लेंडिंग रेट्स इफ कंसीडर डिजायरेबल बेस्ड ऑन दिस। बैंक जो है वो क्रेडिट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर उनके जो लेंडिंग रेट्स हैं और जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी एंड अदर रेस्ट्रिक्शन ऑन सम क्रेडिट्स। कुछ क्रेडिट्स जो है जिसमें बैंक जो है उसने रेस्ट्रिक्शन कर रखा है कि आप उस सेगमेंट को लोन नहीं दे सकते हैं। तो वो सेगमेंट क्या क्या है, तो वो है फ्रेंड्स की सेक्शन 21 ऑफ बीआर एक्ट। बैंक जो है वो अपने शेयर्स के ऊपर कोई भी लोन नहीं दे सकता है। बैंक अपने डायरेक्टर्स या उनके रिलेटिव्स को लोन नहीं दे सकता है। बैंक जो है वो अपने ऑफिसर्स या उन जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके रिलेटिव को भी लोन नहीं दे सकता है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, बैंक जो है जो भी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कंज्यूमिंग ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेज जो एक्सक्रेट करती हैं उनको भी लोन नहीं देना है। एडवांसेज अगेंस्ट सेंसिटिव कमोडिटीज अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का एक लिस्ट है फ्रेंड्स, उस लिस्ट में जो भी चीजें आती हैं आप उसके लिए एडवांस नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट रिसीट इशूड बाय अदर बैंक। दूसरे बैंकों के एफडी के ऊपर भी हम लोग लोन नहीं दे सकते हैं। फिर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसके ऊपर भी हम लोन नहीं दे सकते हैं। फिर है क्रेडिट टू कंपनीज फॉर बाईबैक ऑफ देयर सिक्योरिटीज। किसी भी कंपनी को उनके खुद के सिक्योरिटीज को बाईबैक करने के लिए भी लोन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे जो है वो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे कि बैंक फाइनेंस नहीं दे सकती है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ क्रेडिट असेसमेंट। मेथड्स ऑफ क्रेडिट असेसमेंट में फ्रेंड्स क्या है, एसएसआई यूनिट हैविंग वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ऑफ अप टू 5 crore from the banking system are to be provided working capital finance computed on the basis of 20% of their projected turnover एनुअल टर्नओवर। तो किसी भी जो वर्किंग कैपिटल फिनेंस जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसी भी यूनिट को, तो अप टू 5 करोड़ जो है वो हम लोग उनको 20% ऑफ प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर हम लोग उनको देते हैं। ये फ्रेंड जब हम लोग वर्किंग कैपिटल फिनेंस देखेंगे कंप्यूटेशन तो वहाँ पे ये हम लोग डिटेल में देखेंगे कि अप टू 5 करोड़ हम लोग 20% ऑफ देयर प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर, इसको हम लोग पीटीएम भी बोलते हैं, तो हम लोग उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम लोग वर्किंग कैपिटल फिनेंस में देखेंगे। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ क्रेडिट। डिलीवरी ऑफ क्रेडिट क्या है, यहाँ पे फ्रेंड्स 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं डिलीवरी ऑफ क्रेडिट में। पहला जो है जो हमने अभी ऊपर देखा कि क्रेडिट लिमिट ऑफ 10 करोड़ एंड अबव
banking system, the loan component should normally be 80%. Banks, however, have the freedom to change the composition of working capital by increasing the cash credit component beyond 20%. तो 10 करोड़ एंड अबव के लिए फ्रेंड्स जो नॉर्मल जो स्टिपुलेशन है कि उनके 20% जो हमने अभी देखा कि प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर का दे सकते हैं, तो ये जो है इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें अप्रूविंग अथॉरिटी का जो है अप्रूवल लगेगा। तो ये भी हम लोग वर्किंग कैपिटल फिनेंस में देखेंगे, जहां हम लोग उसको असेसमेंट जब निकालेंगे तब। नेक्स्ट बोल रहा है कि वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट ऑफ लेस देन ₹10 करोड़, बैंक मे परसुएड देम टू गो इन फॉर लोन सिस्टम बाय ऑफरिंग एन इंसेंटिव इन टर्म ऑफ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10 करोड़ बिलो जितने भी वर्किंग कैपिटल फिनेंस है, वहां पे क्या है, बैंक जो है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बोरोवर को प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज which create difficulties for borrower, bank may approval of their respective boards identify such business activities which may be exempted from the loan system of delivery। कुछ ऐसे सर्टेन एक्टिविटीज जिससे कि बोरोवर को जो है वो डिफिकल्टी हो रही है जो भी लोन सिस्टम है उसको अप्लीकेबल करने में, तो बैंक जो है वो अपने बोर्ड के अप्रूवल लेकर के उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है लोन सिस्टम ऑफ डिलीवरी से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। इनकम रिकॉग्निशन ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन क्या है? अ क्रूशियल फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ ए बैंक इज द क्वालिटी ऑफ इट्स एसेट। बैंकों की जो क्वालिटी ऑफ एसेट है, एसेट मतलब जितने भी हमारे एडवांसेज हैं जो हमने बोरोवर को दे रखा है, दैट इज आवर एसेट, तो उसका हेल्थ जो है वो डिफेक्ट हो रहा है किसी क्रूशियल फैक्टर से, जैसे कि बोरोवर अगर रीपे नहीं कर रहा है या हमने जो भी प्रोजेक्ट या पर्पस के लिए फिनेंस किया है वो प्रोजेक्ट जो है वो डिटोरिएट हो रहा है, तो इससे क्या होता है, बैंकों के एसेट क्वालिटी पे असर होता है। तो दिस एसेट्स आर फॉर्म्ड मेनली विद डिपॉजिटर्स मनी। ये एसेट जो है डिपॉजिटर्स के जो फिक्स डिपॉजिट के रूप में जो पैसे हम लोग से इन्वेस्टर से लेते हैं, उसी को तो हम लोग फिर वापस हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फिनेंस के लिए बोरोवर को देते हैं। तो अगर वो जो डिपॉजिटर्स मनी है वो अफेक्ट हो रहा है, जिसके लिए बैंकों को क्या करना होता है कि जो भी उसके एसेट हैं, जो वो एसेट फॉर्म कर रहा है इस डिपॉजिट से, उसका 9% ऑफ कैपिटल जो है वो बैंकों को रिजर्व रखना होता है, दैट इज CAR। ये जब फ्रेंड्स हम लोग बेसल नॉर्म्स देखेंगे BFM में, तो वहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि 9% जो है वो क्यों रखना होता है। वो रिस्क कवरेज के लिए बैंकों को रखना होता है अपने कैपिटल का। तो इवन ए स्मॉल डिटोरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ दीज एसेट्स कैन अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर वेरी बैडली। तो अगर इस एसेट्स में अगर स्मॉल डिटोरिएशन भी होता है तो ये डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। तो RBI हैज देयरफॉर प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस फॉर द बैंक टू क्लासिफाई देयर एसेट डिपेंडिंग ऑन द कंडक्ट ऑफ ईच अकाउंट। अब हर अकाउंट का जो कंडक्ट है उसके बेसिस पे बैंकों को ये एसेट जो है वो क्लासिफाई करने होते हैं, जो कि हम लोग NPA प्रोविजनिंग में देखेंगे फ्रेंड्स। ये जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट, ये 4 हमारे कैटेगरी ऑफ एसेट हैं जिसमें कि बैंकों को अपने एसेट को कैटेगराइज करना होता है। देन अ प्रोविजन आउट ऑफ बैंक्स प्रॉफिट, बैंक का जो प्रॉफिट होता है उसमें से एक प्रोविजन करना होता है इन एसेट्स के लिए, जिसके लिए अलग अलग आप देखेंगे परसेंटेज बनाए हुए हैं IRAC नॉर्म्स में। तो हम लोग जब NPA प्रोविजनिंग करेंगे तो वो मैं वहां पे आपको डिटेल में बताऊंगी ये। तो ए प्रोविजन आउट ऑफ बैंक्स प्रॉफिट हैज टू बी मेड टू प्रोवाइड फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। अगर कोई डिफॉल्ट की पॉसिबिलिटी होती है या डिफॉल्ट ऑलरेडी हो चुका है या वहां पे कोई रिकवरी के चांसेस नहीं है, तो उसको 4 तरह के कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है और वहां पे एक प्रिस्क्राइब्ड आपका परसेंटेज है जिसके बेसिस पे बैंकों को अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है वो प्रोविजन के रूप में अलग रखना होता है। तो द अमाउंट ऑफ प्रोविजन डिपेंड्स ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एसेट। वो जिस तरीके से क्लासिफाइड है जो एसेट, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोविजन जो है अमाउंट, प्रोविजन का अमाउंट वो हम लोग लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट है प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेज। वहाँ पे आपको ये सारे डिटेल्स मिलेंगे। तो हम लोग जब NPA प्रोविजनिंग चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फेयर प्रैक्टिस कोड्स। तो डिटेल इन RBI सर्कुलर, जो फ्रेंड्स कुछ फेयर प्रैक्टिसेस कोड है जो कि BCA SBI के अंतर्गत कैटेगराइज किए गए हैं।
तो वो क्रेडिट में भी होते हैं, डिपॉजिट में भी होते हैं। तो क्रेडिट में जो मेन है हमारे फेयर प्रैक्टिस कोड, वो है एप्लीकेशन फॉर लोन्स एंड देयर प्रोसेसिंग, लोन अप्रेजल एंड टर्म्स कंडीशंस, डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स, पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन, general guidelines relating to discrimination based on sex, caste and religion, harassment in recovery, transfer, takeover of accounts, etc. तो BCSBI में ये सारे नॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं फ्रेंड्स, कि हम लोगों को कस्टमर को एप्लीकेशन प्रोवाइड करना है, कितने दिन में उसको प्रोसेस करना है, क्या उसका टर्न अराउंड टाइम है, लोन अप्रेजल के क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, लोन को कितने दिन में डिसबर्स करना है, उसके बाद पोस्ट डिसबर्समेंट उसको कैसे सुपरवाइज करना है, और अगर कुछ रिकवरी होती है या कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बोरोवर के बीच में नहीं होना चाहिए, रिकवरी के लिए उनको हैरास नहीं करना है, उसके लिए एक पोटेंशियल नॉर्म्स एंड टाइम एंड वो सारा कुछ बनाया गया रूल्स रेगुलेशन, उसके अकॉर्डिंग आपको इनैक्ट करना है। और किसी भी लोन को अगर आप ट्रांसफ़र या टेक ओवर कर रहे हैं तो उसके क्या क्या रूल्स हैं वो उसमें सारे में जो हमारे फेयर प्रैक्टिस कोड है उसमें डिफाइन किए गए हैं, तो वो BCSBI में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट में दिया फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ से 5 पॉइंट याद रखना है। पहला है एप्लीकेशन, अप्रेजल, डिसबर्समेंट, पोस्ट डिसबर्समेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड रिकवरी, ट्रांसफ़र, टेक ओवर। तो ये इतने पॉइंट जो है ये फेयर प्रैक्टिसेस कोड में आते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट है वो यहीं खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल एंड शेयर आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।